हमारा प्यारा प्यारा अर्थ, हमारी प्यारी प्यारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी पे दुनिया भर की चीजें होती रहती, बदलाव आते रहते। सालों पहले जैसा हमारा अर्थ था, क्या जो लैंडफॉर्म्स है, जो हमारी प्लेट्स है, हर चीज अभी भी वैसे ही है? क्या हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, जो उसकी हाइट सालों पहले थी वो आज भी है? नहीं, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चीजें कैसी हैं, किसका रोल है यहाँ पे? हम कहते हैं कुछ फोर्सेस का हाथ है, जैसे हम कहते हैं भाई एंडोजेनिक फोर्सेस होती है या एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है। अलग-अलग टाइप की चीज़ें जो हैं होती हैं हमारे अर्थ में। हम बोलते हैं हमारी विंड का क्या कमाल है, हमारे वाटर का क्या काम है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं शॉर्टेस्ट टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स से 30 मिनट्स के अंदर-अंदर। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस है ना, न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर फटाफट से हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा, बढ़िया-बढ़िया बेहतरीन सी कोमल मैं आपके लिए स्लाइड्स लाइए। भाई कमेंट में ज़रूर बताना और स्क्रीनशॉट लेते चलना। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, अर्थ का डायनामिक स्ट्रक्चर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर डायनामिक है, यानी बदलाव आते रहते हैं। हम नहीं कहते कि सालों पहले जैसा हमारा अर्थ था आज भी वैसे ही, चेंजेस हो रहे हैं। कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम बात करें यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस की, चाहे हम बात करें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की। अब आप बोलोगे मैम इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस, हम क्या आर्मी नेवी की बात करें? नहीं, इंटरनल फोर्सेस यानी अगर हम अर्थक्वेक वगैरह वॉल्केनोज आते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम इरोजन वगैरह वेदरिंग की ये प्रोसेस देखते हैं, तो इनके कारण कैसे कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, वहां की बात की गई है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो हमारा प्लेट्स होता है ना, हमारी जो प्लेट्स है कैसे मूव करती है। उन प्लेट्स के कारण, उनके मूवमेंट्स के कारण जो क्रस्ट के पीसेस है मूव करते हैं, मॉल्टन जो है नीचे में जो है आपका मेंटल रहता है उसमें जो है फ्लोट करते रहते हैं। तो उनके कारण है ना कि कैसे प्लेट्स टकरा रही हैं या प्लेट्स दूर जा रही हैं, उनके कारण क्या बदलाव आ रहे हैं, वो सब हम देखेंगे। लैंडफॉर्म्स की डेफिनेशन, नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। अब हमारे पहाड़ कैसे बन रहे हैं, या हमारे प्लेन्स कैसे बन रहे हैं, या हमारे वैलीज का क्रिएशन कैसे हो रहा है, चाहे हम वेदरिंग की प्रोसेस की बात करें, इरोजन, डिपोजिशन या क्रस्ट के मूवमेंट की बात करें। तो बेसिकली इनमें हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया मैम हमारे अर्थ में कॉन्स्टेंटली बदलाव हो रहे हैं। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट डायनामिक सरफेस, है ना। दैट्स वाई वी आर जो है कॉलिंग की अर्थ इज हैविंग अ डायनामिक सरफेस, है ना। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। प्लेट्स की थ्योरी पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स यहां पर क्रिएट होते हैं बच्चा। ठीक है, चलो भाई। थ्योरी ओरिजिन की बात करें, अगर ये थ्योरी लेकर कौन आया था कि भाई प्लेट्स मूव करते हैं, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है ना। हम घर के खाने की प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं, छोले भटूरे की प्लेटों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरी कौन लेकर आए थे? नेम याद रखना है, डब्ल्यू जे मॉर्गन, प्लीज ये नाम भूलना नहीं है। डब्ल्यू जे मॉर्गन ये थ्योरी लेकर आए थे। स्टेट्स द क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। इन्होंने कहा था कि हमारे जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट जो अर्थ की सबसे फर्स्ट लेयर है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो थिनेस्ट लेयर होती है अर्थ की, सबसे जो है फर्स्ट लेयर होती है ना। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? ऑनियन की तरह अलग अलग लेयर से, 3 मेन लेयर्स होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट होती है क्रस्ट, जहां पे हम रहते हैं, और वो थिनेस्ट होती है। तो अब कैसे हमारी क्रस्ट जब टूटती है, ब्रोकन होती है, तो अलग अलग प्लेट्स में, जैसे दिख रहा है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अलग अलग प्लेट्स में कैसे डिवाइड होती है। ये थ्योरी कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे डब्ल्यू जे मॉर्गन। ये याद रखना है, नाम भूलना नहीं है। कौन लेकर आए थे थ्योरी? डब्ल्यू जे मॉर्गन। आगे बढ़ते हैं बच्चा, चलो। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि अलग अलग लेयर्स हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो, ये आपका पूरा का पूरा अर्थ का ऐसे लेयर के फॉर्म में बनाया है। आप देखोगे सबसे पहले सबसे फर्स्ट लेयर है आपकी क्रस्ट है, उसके बाद ये आपकी आ रही मेंटल, उसके बाद ये आपका आउटर कोर है, और ये आपका इनर कोर है। बेसिकली हम बोलते हैं क्रस्ट कोर जो है मेंटल कोर, बट कोर को भी जो है आउटर कोर और इनर कोर की तरह हम डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो क्रस्ट है वो भी दो भागों में विभाजित है ना। यहाँ पे आप देखोगे ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर। यहाँ पे क्या लिखा है? थिकनेस वरी करती है ना, मोटाई जो होती है वो वरी करती है कि 30 से लेके 40 किलोमीटर तक आपकी रहती है कॉन्टिनेंट्स में, और 5 to 7 किलोमीटर रहती है आपकी ओशंस के अंडर, है ना। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे लिथोस्फेयर की, तो मैम लिथोस्फेयर का मीनिंग क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, इसको तो समझे। ठीक है, एक मिनट इसको रब कर देती हूँ।
इसको तो समझे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ये जो रिजिड है ना, जो रिजिड का मतलब समझ रहे हो, हार्ड, जो फ्लेक्सिबल ना हो, हार्ड हो, जैसे मैं बोलूंगी पेन रिजिड है, भाई मुड़ थोड़ी पा रहा है मुझसे, रिजिड है, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिजिड बाहर की ऐसी कड़क रिजिड लेयर है ना, जो क्रस्ट को इन्वॉल्व करती है, और अपर मेंटल, जिसमें क्रस्ट आ जाता है आपका, क्रस्ट वाला पोर्शन, और मेंटल के अपर वाला पोर्शन, क्योंकि क्रस्ट के बाद मेंटल है तो मेंटल का अपर पोर्शन ही कवर करता है। एस्थेनोस्फेयर की बात करें बेटा, तो ये भी कुछ नई चीज है, आप लोगों ने जो है अपनी जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ा है, इसको समझते हैं क्या है। तो ये देखिए, ये है आपका एस्थेनोस्फेयर, है ना। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं, क्या लिखा है, अ हॉट मोबाइल लेयर ऑफ पार्शली मॉल्टन रॉक। यहाँ पे एक ऐसी रॉक है जो पार्शली मॉल्टन है, मतलब लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में, अगर आप बोलो पूरी तरह पिघली हुई नहीं है, ना हार्ड है ना। मॉल्टन रॉक का जो है लेयर है, जो आपको मिलता है किसके नीचे, लिथोस्फेयर के नीचे, याद रखना, ये आपको लिथोस्फेयर के नीचे मिलता है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे मेंटल, सेकेंड लेयर आपकी आ जाती है मेंटल, मेंटल है, ये आपकी मेंटल है, ठीक है। अब ये मेंटल है, मेंटल में क्या देखने को मिल रहा है हमें, द मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर, है ना। आप देख रहे हो ना, क्रस्ट, और ये क्रस्ट है, अरे भाई ये क्रस्ट है, और ये आपका आउटर कोर, इसके बीच का पोर्शन, इसी की बात की जा रही है, इसी बीच के पोर्शन की बात की जा रही है, ठीक है, इसी बीच के पोर्शन की बात की जा रही है। मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर दूं, तो ये देखो, इस बीच के पोर्शन की बात की जा रही है ना, मतलब इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो द मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर, ये आपका मेंटल हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आउटर कोर की, अ फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन निकल। अब यहाँ पे इस वाले की बात की जा रही है बच्चा, ठीक है, ये आपके आउटर कोर हो गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन आउटर कोर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भैया ये एक ऐसा फ्लूइड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर आयरन, मतलब किससे बना है, ये कौन से मिनरल से बना है, आयरन और निकल से मिलकर के बना है। इनर कोर की बात करें, ये आपका इनर वाला पोर्शन। अब आपका ये अंडर वाला पोर्शन, अ सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल दैट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना। ये क्या है, सॉलिड रहेगा, ये आपको फ्लूइड नहीं मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, हार्ड फॉर्म में मिलेगा, जो अर्थ का डेंस पार्ट है ना, काफी गाढ़ा, काफी अंदर तक डीप ऐसा पार्ट है, जिसके अंदर जाना मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह काफी ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, प्लेट टाइप्स। अब जरा प्लेट्स के टाइप्स को समझ ले भाई, हमारे प्लेट्स के जरा टाइप्स को तो समझ ले। तो हमारी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टिनेंट्स को कैरी करती है, तभी तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो कॉन्टिनेंट्स को कैरी कर रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओशनिक प्लेट्स, जो किसको कैरी करती है, ओशन फ्लोर्स को कैरी करती है। देखो ये कैसा है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसा है, आप देखोगे थिक है, लेस डेंस है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ा मोटा है, लेकिन इतना गहरा नहीं है, डेंस इतना नहीं है ना, आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अगर हम बात करें ओशनिक प्लेट की बात करें, ओशनिक प्लेट की बात करें, तो ये पतली है और डेंसर ओशनिक क्रस्ट है ना, ये डेंस रहेगी आपको। देखो यहाँ पे थिक है लेकिन लेस डेंस है, ये यहाँ पे थिन है लेकिन डेंस ज्यादा है, ठीक है। ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये ओशनिक क्रस्ट, ये मिक्स प्लेट होती है, जो दोनों को ही कैरी करती है। मतलब एक प्लेट हो गई जो ओशन प्लेट, ओशनिक क्रस्ट को कंटेन करती है, एक प्लेट हो गई जो है क्रस्ट, आप कॉन्टिनेंटल प्लेट को जो है करती है, और एक मिक्स प्लेट हो गई जो दोनों को ही, चाहे आप बात करें कॉन्टिनेंट्स की या ओशन फ्लोर्स की, दोनों को ही कैरी करती है। क्लियर हो गया बच्चा, यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़े, चलो मेजर प्लेट्स। अब मेजर प्लेट्स तो समझ ले, जिन प्लेट्स हम कर रहे हैं, तो कौन सी फेमस मेजर प्लेट्स है जिन्हें हमें पढ़ना रहता है, जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चा, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, है ना, ये रही आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। फिर बात की जाए आपकी यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट, क्योंकि अर्थ का अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है ना। आप देखोगे यूरेशियन प्लेट, तो ये रही आपकी यूरेशियन प्लेट, है ना, यूरोप वगैरह वाला एरिया। सदर्न अमेरिकन प्लेट, तो ये आपकी सदर्न अमेरिकन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात की जाए तो ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। देख रहे हैं पूरा आधा ही इंडिया यहाँ से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहा है। उसके बाद पैसिफिक प्लेट की बात करें तो आपका पैसिफिक ओशंस के अराउंड एरिया की बात की जा रही है। फिर आर्कटिक प्लेट की बात की जा रही है, तो आर्कटिक आपको भाई ऑब्वियसली ऊपर मिल जाए, सॉरी अंटार्कटिक प्लेट की बात की जा रही है, वही मैं सोचो आर्कटिक क्यों, अंटार्कटिक प्लेट ये आपको मिल जाएगा आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे। और आपकी जो छोटी मोटी माइनर प्लेट्स बनी हुई है, उन सब की बात की जा रही है ना, जो माइनर जो है छोटी प्लेट्स। लेकिन मेजर जो है आपकी
नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्स है, मेजर प्लेट्स अगर बात की जाए। ठीक है बच्चा, चलो प्लेट बाउंड्रीज। अब प्लेट अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब प्लेट्स ऐसे ऐसे आती हैं, जैसे हमारे हिमालयन फॉर्म हुए थे, फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, है ना, क्योंकि प्लेट्स ऐसे ऐसे पास आती है और ऐसे टकराती हैं, है ना, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट, जब प्लेट्स एक इस तरफ जाती है, एक इस तरफ जाती है और बीच में से जो मॉल्टन लावा होता है, मैग्मा होता है, वो ऊपर आ जाता है। भाई वो बोलता है तुम इधर जा रही हो, तुम इधर जा रही हो, बीच में से मैं ऊपर जाता हूँ, तो एक नई क्रस्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये आपका डाइवर्जेंट होता है, मतलब दोनों मूव अवे हो रही होती है, जिसमें रिफ्ट वैलीज वगैरह फॉर्म हो जाती है ना। फिर हम बात करें ट्रांसफॉर्म, यानी यहाँ पे स्लाइड होती है एक ऐसे, है ना, जैसे ऐसे स्लाइड हो रही है इस तरीके से आगे पीछे, यहाँ पे इसमें अर्थक्वेक वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो कन्वर्जेंट की बात करें तो प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर, ऐसी प्लेट्स जो एक दूसरे के आसपास मूव करती है, ठीक है, जिसके कारण फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे हिमालयस की बात की जा रही है, मेन अभी इसी पे ध्यान दो, है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो सबडक्शन होता है, वॉल्केनो अर्थक्वेक, तो देखो ऐसे एक प्लेट ऐसे नीचे जा रही है, दूसरी ऐसे ऊपर हो रही है, तो ऐसे करके माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, है ना, वॉल्केनोस वगैरह आप देखोगे। डाइवर्जेंट की यहाँ पे बात की जाए तो दो प्लेट्स जब एक दूसरे से अवे हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, तो आप देखोगे मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा है, मैग्मा बोल रहा है भाई तुम लोग मेरे को जो है ब्रेक दे रहे हो, तुम लोग यहाँ पे मुझे जो है क्रैक्स दे रहे हो, तो चलो मैं इस क्रैक से ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैग्मा क्या कर देता है, नई क्रस्ट को फॉर्म करता है, क्योंकि ठंडा हो जाता है और नया क्रस्ट बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आसपास से स्लाइड करती है प्लेट्स, तो क्रस्ट नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे ना क्रस्ट क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह कॉज होते हैं, आपको यहाँ पे अर्थक्वेक आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना रीजन है। कन्वर्जेंट यानी जब आप देखते हो दोनों प्लेट्स आपस में सामने आमने मूव कर रही होती हैं। डाइवर्जेंट में जब दोनों प्लेट्स इधर उधर जा रही होती हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, बल्कि मैं बात नहीं करूंगी देवरानी जेठानी जैसे। एक होती है ट्रांसफॉर्म, जो साइड से निकल जाती हैं, है ना, स्लाइड इन करती रहती हैं, स्लाइड पास आसपास। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा। तो तीन होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, याद रखना है। चलो फिर हम बात करते हैं ड्राइविंग फोर्स की। तो कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल फ्यूल बाय कोर हीट। अब यहाँ पे जो हमारा कन्वेक्शन करंट होता है वो ये सारी चीजें करवाता है, जो सर्कुलर मोशन में इनको मूव करवाता है ना। और इनको ये ताकत, मतलब हम बोल सकते हैं जोर या एनर्जी, ये कहाँ से मिलती है, कोर की जो गर्मी है, हीट से। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, हाई रिस्क अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो जोन्स अराउंड द पैसिफिक ओशन प्लेट बाउंड्रीज। अब जो हमारा जैसे पैसिफिक ओशन है, मान लो पैसिफिक ओशन है, तो उसके आसपास की जितनी भी बाउंड्री है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोस, यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। किसकी प्लेट बाउंड्री पे, यहाँ पे बात की जाए हमारे ओशन की, है ना, पैसिफिक ओशन के। तो जब कोई ओशन जो आसपास ही पूरे भाई वॉल्केनोस और अर्थक्वेक से घिरा हुआ है, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसीलिए उसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, है ना। तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर सा क्रिएट हो जाता है। एंशिएंट इंडियन इनसाइट्स, अब जो पुराने लोग हैं इंडिया के, वो क्या कहते हैं, तो वो अर्थक्वेक को जैसे भूकंप के नाम से बोलते हैं। वरामीरा, बृहत इसको जो है किससे एसोसिएट करते हैं, किसके एट्रीब्यूट्स क्या है, अर्थक्वेक आने के, जैसे विंड के कारण फायर, है ना, या थंडर, वाटर वगैरह, इन सारी चीजों को जोड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अब हमने एंडोजेनिक फोर्स के बारे में तो पढ़ा, जो इंटरनली तरीके से इंपैक्ट करती है अर्थ के सरफेस को, है ना। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे वेदरिंग, इरोजन जैसी प्रोसेस। तो वेदरिंग क्या होता है, इनसे तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स विदाउट मूवमेंट। यहाँ पे रॉक्स क्या होती है, टूटने लगती है, मूव नहीं करती, टूटती है। उस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। भाई ये टूटेगी क्यों, ऐसे ही अपने आप टूटेगी नहीं, अपने आप तो नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल टाइप की वेदरिंग होती है। फिजिकल, जैसे आप देख रहे हो, अब मैं ही हूं, मेरी बॉडी है, मैं कभी ठंडा खा रही हूँ, कभी गर्म पी रही हूँ, कभी जो है नॉर्मल जो है इसका खा रही हूँ, फिर ठंडा, कभी गर्म, कभी बारिश में भीग रही हूँ। तो ऐसे में मेरी हेल्थ डिग्रेड होगी ना, हेल्थ खराब होगी ना। तो ऐसे ही चट्टान, ऐसे ही जो रॉक है, उसमें कभी पानी पड़ रहा है, कभी तेज धूप पड़ रही है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, कभी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही, तो धीरे धीरे वो ब्रेक होने लग जाती, चटक आने लग जाती, कमजोर पड़ने लग जाती है ना, टेम्परेचर चेंजेस के कारण, फ्रॉस्ट के कारण या विंड के कारण। तो इसीलिए वो ब्रेक होने लग जाती है।
अपनी जगह पे, एक रीजन ये है। फिर एक केमिकल रीजन, यानी केमिकल जिसमें केमिकल्स आ जाए, जैसे जो भी मिनरल्स चेंज हो रहे हैं, है ना, उनका वाटर के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है, एयर, एसिड, है ना, जैसे हम लाइमस्टोन वगैरह की बात करते हैं तो कैसे वो धीरे धीरे गलाती जाती है तो वहां पे अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीजें तो केमिकल हम कह सकते हैं। बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन बाय प्लांट्स, जैसे प्लांट्स के रूट्स, है ना, पौधा लगाए, पौधे के जो रूट से धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा, पौधा बड़ा होगा, वो पेड़ बनेगा, उसके रूट्स फैलेंगे तो क्या होती, रॉक्स चटकने लग जाती हैं। या एनिमल्स वगैरह, धीरे धीरे एनिमल्स वहां पे रहते हैं, जो है रैबिट वगैरह, है ना, या हम बात करें छोटे छोटे, वो वहां पे रहते हैं, वो खोद खोद के वो बनाते हैं उस जगह को, तो धीरे धीरे उस चट्टान को क्या कमजोर करता जाता है, चटक आती जाती। तो ये भी रीजन है। तो बेसिकली हमारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स है जो वेदरिंग को क्या करते हैं, जिसके कारण वेदरिंग की प्रोसेस होती है, अगर हम यहाँ पे बात करें। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयरिंग अवे मूवमेंट ऑफ मटेरियल बाय वाटर, विंड, आइज और वेव्स, है ना, ये होता है इरोजन। इरोजन क्या होता है भाई, हमने पढ़ा कि वेदरिंग क्या होता है, जिसमें रॉक्स अपनी प्लेस में रहती है ना, वहीं पर ही टूटती है, मूव नहीं करती। लेकिन जो है इरोजन क्या होता है, जो भी रॉक्स वगैरह है वो वेयर हो जाती है, वो अपनी जगह से बह के चली जाती। कैसे बहेगी भाई, पानी बहा के ले जाएगा, या हवा बहा के ले जाएगी, या आइस के साथ निकल जाएगी, या वेव्स अपने साथ ले जाएगी। तो इससे क्या होता है, इरोजन होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी मटेरियल्स है वो मूव कर जाएं, अपने आप थोड़ी करेंगे, हवा पानी वगैरह उनको मूव करा देती है। लाइवलीहुड इंपैक्ट स्ट्राइप्स एग्रीकल्चरल टॉप सॉइल, डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी, डैमेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या पड़ेगा, जैसे अगर जो है पानी वानी, है ना, हवा मिट्टी विट्टी को उड़ा के ले जाएगी, टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाएगी, जो कि फार्मिंग के लिए अच्छा नहीं है ना, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी बर्बाद होने लग जाएगी क्योंकि टॉप सॉइल चली जाएगी। या हम बात करें प्रॉपर्टी, भाई खूब ज्यादा हवा चल रही, तूफान आ रहा है तो हमारी प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। तो ये सब हमारा किसके अंदर आता है, इरोजन के अंदर आता है। अभी सब देखेंगे। ठीक है, अब ग्रेडेशन क्या होता है, ग्रेडेशन का मीनिंग भी समझना जरूरी है। नेचुरल फोर्सेस दैट स्मूथ और लेवल द अर्थ सरफेस बाय वेयरिंग डाउन हाई एरियाज एंड फिलिंग लो एरियाज। मतलब आप ये समझ लो कि मम्मी जो है बड़े एक डब्बे में भर के जो है खूब सारे जो है, हम कह सकते हैं नमकीन रखे, चिवड़े रखे हैं ना, नमकीन है, और एक और डब्बा है सेम लेकिन वो खाली है। तो मम्मी ने बोला अरे यार ये तो खाली, तो ऐसे में क्या होता है, ऊपर के डब्बे का आधा सामान लेके नीचे वाले डब्बे पे डाल दिया तो लेवल हो गया, है ना, ऊपर से निकला तो नीचे में गया, और ऊपर नीचे वाला जो खाली था उसका लेवल बढ़ गया। यानी ऊपर की जो लैंडफॉर्म थी, मिट्टी थी, वहां वो ऊपर से निकाल ली, और नीचे का जो प्लेन एरिया था वहां पे भर दी, तो नीचे वाला एरिया अपग्रेड हो गया, ऊपर हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं ग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, ऐसी फोर्सेस जो स्मूथ करती है और वो अर्थ सरफेस को लेवल करती है, क्या करती है, जो हाई एरियाज है उनको वेयर करके, उनको निकाल के वो लो एरियाज में फिल करती जाती है। मतलब आप समझ रहे हो, ऊपर वाला एरिया इतना बड़ा, नीचे वाला इतना नीचे, तो ऊपर का एरिया कुछ टूटेगा, वेयर अवे होगा, नीचे गिरेगा, और नीचे वाला पोर्शन में फिल होता जाएगा, तो धीरे धीरे इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेवल अप हुआ ना, तो लेवल कर रहा है एक तरीके से। तो ये होती है ग्रेडेशन की प्रोसेस। क्लियर हो गया, चलो। अब ग्रेडेशन की यहाँ पे हम ऐसे बात कर जा रहे हैं, तो एजेंट्स क्या क्या है, तो रनिंग वाटर, पहले तो रिवर्स को पढ़ते हैं। रिवर में अपर कोर्स होता है, मिडिल कोर्स होता है, लोअर कोर्स होता है। भाई रिवर सोर्स से निकलती है, फिर पूरा मीएंडर वगैरह ऐसा बनाते हुए, लेवी बनाते हुए, ऑक्सबो लेक, चैनल, डेल्टा वगैरह बनाते हुए और गिर जाती है आपके समुद्र में। ठीक है, अपर कोर्स में क्या होता है, स्टीप क्रिएट्स वी शेप वैलीज। अब रिवर इतनी पतली, इतनी स्पीड से आ रही होती है ना पहाड़ों से निकल के, तो ऐसे में क्या होता है, बिल्कुल वी शेप वैली बन जाती, पतली सकड़ी सी वी शेप वैली बन जाती है, और वाटरफॉल जैसा क्रिएट होता है जो रैपिड होता है, काफी अच्छी, क्योंकि पहाड़ों से आ रही, तो ऐसे देखो वाटरफॉल जैसा हो रहा है, और अच्छी स्पीड से आता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका जो है अपर कोर्स। मिडिल कोर्स की बात करें तो यहाँ पे मेंडर्स का क्रिएशन होता है। ये आपके क्या बन गए, ऐसे ऐसे करके मेंडर्स बन गए, है ना, जो क्या क्रिएट करे, वाइड लूप्स, है ना, चौड़े चौड़े लूप्स क्रिएट कर रहा है। ऐसे में क्या होता है, मेंडर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे इरोड करते जाते हैं, है ना, इनर वॉल से जो है सेडिमेंट्स निकाल के आउटर पे लगा देते हैं, मतलब आउटर वॉल से निकाल के इनर पे लगाते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो जो वो है वो कट हो जाता है ना, वो लहरें कट हो जाती है। तो जैसे ऐसे ऐसे आपके क्या है, ऐसे ऐसे आपके मेंडर्स है, और ऐसे करके आपका जो अलग हो जाता है ना, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के कारण कट हो जाता है, तो ये आपका जो है ऑक्सबो लेक बनते हैं, है ना, आपके जो है फ्लड प्लेन्स बनते हैं। फ्लड प्लेन्स ऐसे प्लेन्स जो अच्छी मिट्टी को वहां पे डिपॉजिट करते, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते, जो कि खेती बाड़ी के लिए अच्छा होता है। लोअर कोर्स की बात करें, नीचे वाला पोर्शन, तो यहाँ पे स्लो हो जाती रिवर, भाई प्लेन में नीचे आ गई तो स्पीड तो स्लो होगी, डेल्टा फॉर्म होते हैं, लिवीज बनते हैं, एलुवियल फैंस बनते हैं, मतलब रिवर है,
रिवर की स्पीड स्लो हो गई और ये अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई, है ना। और जो भी सेडिमेंट्स ये अपने साथ लेकर आ रही है वो यहाँ पे क्या कर देगी, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, वो यहाँ पे क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, जो क्या क्रिएट करती है, जो डेल्टा क्रिएट करती है ना, एलुवियल फैंस बनाती है, जो कि खेती बाड़ी के लिए अच्छा होता है, अच्छी जमीन मिट्टी होती है। क्लियर हो गया बच्चा? आया समझ में? आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि डाउट क्लियर होते चले, मतलब डाउट्स ना रहे। वेव्स एंड करेंट्स कोस्टल एरियाज में, जैसे डिपोजिशनल बीचेस, सैंड पेबल्स, सैंड बार्स। अब यहाँ पे क्या होता है, वेव्स, वेव्स हैं, लहरें चल रही हैं, लहरें बिल्कुल प्लेन क्लियर पानी तो नहीं है, उन लहरों में मिट्टी पत्थर वगैरह है ना, सेडिमेंट्स है, रेत वगैरह है, वो अपने साथ बहा बहा के एक जगह जमाती जा रही है, अपने साथ ला ला के जमाती जा रही है। तो ऐसे कर करके रेत जमा होती जा रही, जमा होती जा रही, पत्थर कंकड़ जमा होते जा रहे हैं वेव्स के साथ आके, तो बीच क्रिएट होते हैं। सैंड बार्स कैसे क्रिएट होते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है हम कह सकते हैं इस तरीके से तिरछी वेव्स आ रही, तिरछी लहरें आ रही हैं, तिरछी लहरें आ रही है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग शोर करंट भी बोलते हैं किनारों पर। और ऐसे में यहाँ पे सैंड को जमा करती जाती है, यहीं पर ही छोड़ देती है ना, तो यहाँ पे छोड़ती जाती है, तो ऐसे ऐसे बार क्रिएट हो जाता है बीच में ही। ठीक है, तो इस तरीके से डिपोजिशनल, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी वेयर नहीं हो रहा, अब जो भी लेकर आ रहे हैं उसे डिपॉजिट किया जा रहा है। मतलब मैं अभी पैसा लेकर तो आ गई, लेकिन अब पैसे को बैंक में जमा करना वो एक अलग प्रोसेस है, डिपॉजिट करना। तो यहाँ पर जो भी सेडिमेंट्स वगैरह जो भी चीजें, अब उसको डिपॉजिट किया जा रहा है। क्लियर हो गया बच्चा? उसके बाद यहाँ पे हम बात करें डिपोजिशनल में, जैसे पहाड़ मतलब सॉरी कोस्टल एरिया में तो सी क्लिफ्स बनते हैं, वेव कट शोर प्लेटफॉर्म, सी केव्स, आर्चेस, स्टेक्स वगैरह बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक रॉक है ना, ये एक रॉक है, अब यहाँ पे लहर आ रही है, पानी की लहर आ रही है, ऐसे छपाक से टकरा रही है ना, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सालों लग जाते हैं, ऐसा नहीं एकदम से, धीरे धीरे क्या होते हैं, यहाँ पे क्रैक्स बनने लग जाते हैं, ये ना क्रैक्स जमा होने लग जाते हैं और ये टूट जाता है। क्रैक्स लगेंगे पानी से लगातार, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो नीचे का पोर्शन है रॉक का, नीचे का पोर्शन वो पूरा बह जाता है ना, धीरे धीरे, तो एक लंबी सी वर्टिकल ऐसे लैंडफॉर्म बन जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं भाई यहाँ पे सी क्लिफ, है ना। सबसे पहले क्या बनता है, सी क्लिफ बनता है, वर्टिकल रॉक जैसा। अब जो है अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारा जो है जो है आर्चेस अगर हम बात करें, या केव कैसे बनता है, तो वही जो है यहाँ पे यही वाला रॉक है, अब धीरे धीरे उस पर फिर से जो है लहरें टकरा रही है, और टकरा रही है, और टकरा रही है, और गड्ढा कर दिया, है ना, आर पार नहीं करा लेकिन गड्ढा कर दिया, एक हॉलो हो गया, छेद हो गया, तो केव जैसा बन गया, जैसे गुफा होती है ना, अंदर अंदर आप जाते हो छेद हो जाता है, फिर और पानी आया जा रहा है, भाई पानी आया जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो पूरा ही गड्ढा हो गया। अब आप आर पार देख सकते हो, पूरा ही गिर गया। अब ऊपर एक ऐसा आर्क जैसा स्ट्रक्चर बच गया, है ना, यहाँ पे जैसे आप सॉरी ये देखो, ये आर्क जैसा स्ट्रक्चर बच गया, मतलब आप आर पार आराम से देख पा रहे हो, यहाँ पे नहीं देख पा रहे। आपका क्या है, ये आपका केव है, अलग ही आपको दिख रहा है, ये आपका केव है, लेकिन ये क्या है, ये आपका सी आर्च, ठीक है, क्लियर हो गया, यानी पूरा गैप और ऊपर का पोर्शन बचा। अब सी स्टेक्स क्या होते हैं, जब ऊपर का पोर्शन भी पूरा पानी के कारण बह जाए, तो सिर्फ ये बचेगा और सिर्फ ये बचेगा। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे देखो मैं बनाती हूँ, यहाँ पे आपका सी केव है ना, आपको ऐसे गड्ढा सा दिख रहा है, ठीक है भाई, सी आर्क बिल्कुल ही ये बचा, है ना, बिल्कुल ही ये बचा, है ना, आस पार आर पार दिख रहा है। अब ऊपर का पोर्शन भी गिर गया, है ना, तो ये बचे दोनों साइड के पिलर, तो ये आपके स्टेक्स हो जाते हैं, दोनों साइड के पिलर बचे, क्यों, क्योंकि ऊपर का पोर्शन भी गिर गया, है ना। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, पूरा काम आपकी वेव्स कर रही है ना, ये पूरा काम आपकी वेव्स कर रही है, ठीक है। फिर ग्लेशियर्स का जो है रोल देखें, जिसमें आइस मूव करती है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं जिसमें यू शेप्ड वैलीज क्रिएट होती है, जैसे बॉल लाइक शेप, है ना, रिजेस या हैंगिंग वैलीज क्रिएट होती है। इस तरीके से इमेजेस आपको दी है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आइस होती है, आइस एक बड़ा मास होता है ना, बर्फ का, वो धीरे धीरे मूव करती है, तो कैसे चौड़ी चौड़ी वैलीज क्रिएट करती है, वो धीरे धीरे बर्फ जो मेल्ट होती है तो मूव करेगी, नीचे को आएगी, और वैलीज का यहाँ पे वो क्रिएशन करती है, हैंगिंग वैलीज बना देती है, यू शेप्ड वैलीज बना देती है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम बात करें जो है मोराइंस क्या होते हैं, तो देखो आइस है, आइस अपने साथ आ रही है, तो आइस जैसे जैसे नीचे नीचे खिसकती हुई जा रही है, तो आइस मेल्ट हो रही है, यानी उसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर है रास्ते में आने वाले, उसके अंदर घुसते जा रहे हैं, है ना, कंकड़ पत्थर उस आइस बॉक्स के अंदर घुसते जा रहे हैं। अब जब वो आइस, थोड़ा समर सीजन आएगा, है ना, क्या होगा, पिघलने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी, तो जो भी उसके अंदर कंकड़ पत्थर है वो क्या हो जाएंगे, वहीं पर ही जमा हो जाएंगे, है ना, जो भी कंकड़ पत्थर है वहीं पर ही उसके वो जमा हो जाएंगे धीरे धीरे, तो मोराइंस बन जाएगा, है ना, डिपोजिशन हो जाएगा, कि जो भी वो लेकर आई कंकड़ पत्थर वगैरह पेबल्स, उसने वहीं पर ही डिपॉजिट कर दिए, इन्हें ग्लेशियल मोराइंस बोला जाता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि बर्फ इतने टाइम से अपने साथ वो अंदर समा के ला रही है ना, और जब वो पिघली तो जो भी उसके अंदर था बाहर आ गया, ठीक है।
क्लियर हो गया? अब आप पानी लो, एक ग्लास में पानी डालो, ग्लास में पानी डाल के मिट्टी, कंकड़, पत्थर भी रख दो फ्रीजर में, पानी जो है बर्फ बन जाएगा। अब जब बर्फ मेल्ट करोगे तो जो भी कंकड़, पत्थर उसके अंदर थे छोटे-छोटे, वो मेल्ट होगा तो वहीं पर ही जमा हो जाएगा ना जब बर्फ पिघलेगी, ठीक है? तो आप ऐसे ही समझो। क्लियर? चलो। ये विंड के द्वारा क्रिएशन होने वाले यारदांग रिजेस या आप कह सकते हैं पॉलिश रॉक्स वगैरह क्रिएट होती है ना? या होलो ओसिस वगैरह डेजर्ट पेमेंट्स आप देखो ये सब, ये यारदांग क्रिएट हो रहे हैं आप देख रहे हो ऐसे ऊपर, ये सब जो है हवा के कारण, है ना? ये सारे काम जो है आपकी विंड कर रही है, हवा जिस तरीके से बह रही है। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगी हार्ड रॉक, एक बड़ी ही अच्छी हार्ड रॉक यहाँ पे बन रही है ना? फिर आप देखोगे यहाँ पे सॉफ्ट रॉक भी है, बिल्कुल जो हल्की सी टूट सकती है। फिर आप देखोगे यहाँ पे दोबारा आपको दिखेगी इस तरफ, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये हार्ड है ना? तो इस तरीके से अलग-अलग लैंडफॉर्म्स का विंड के कारण क्रिएशन हो रहा है। डिपोजिशनल ड्यून्स अब क्या होता है, स्पेशली अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया की, तो जो भी हवाएँ होती हैं, है ना? रेत वगैरह को उठा के ले जाती हैं, रेत वगैरह को उठा के ले जाती है तो एक तरफ जमा करती जाती है ना? तो हिल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? यहाँ पे ऐसे-ऐसे हिल लाइक स्ट्रक्चर, है ना? जिनको हम क्या बोल सकते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं ना? तो बार्चन ड्यून्स क्या होते हैं? एक होते हैं सैंड ड्यून्स, बार्चन ड्यून्स क्या होते हैं? जब हवा एक साइड चलती है ना? तो कैसे दिखते हैं? क्रीसेंट, हाफ मून शेप के। क्यों? क्योंकि हवा एक साइड चल रही तो वो हिल जैसा स्ट्रक्चर एक साइड, आधे चंद्रमा जैसा क्रिएट हो जाता है, ठीक है? और कुछ ड्यून्स कैसे लगते हैं? आपको स्टार शेप के लगेंगे, कुछ ऐसे आपको ऐसे ट्रांसवर्स लगेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो अलग-अलग टाइप के ड्यून्स क्रिएट होते हैं, ये सारा आपका डिपोजिशनल वर्क है, विंड कर रही है। क्लियर हो गया बच्चा? अंडरग्राउंड वाटर, अब यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का क्या रोल है? तो ये भी 4 लैंडफॉर्म्स का क्रिएट करता है, सिंकहोल्स, स्केलकेटाइट्स, सेल्गेमाइट्स और केवरन्स। अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे स्पेसिफिक लैंडस्केप है ना, क्या होता है यहाँ पे जो लाइमस्टोन वाटर है धीरे-धीरे अंदर जाता है। धीरे-धीरे क्या होता है, ये ज़मीनों के अंदर जाता है, लाइमस्टोन उसको रॉक्स को डिसॉल्व करता है। अब क्या होता है जब बड़ा-सा गड्ढा हो जाता है, बड़ा-सा ग्राउंड कोलैप्स हो जाता है, अंडरग्राउंड केव बनता है, उसे सिंकहोल्स बोलते हैं। स्टेलकेसाइट्स किसे बोलते हैं? स्केलकेटाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारे जो है आइसिकल कोन जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, है ना? ये देखो इस तरीके से, ये बन रहे हैं। ये आपके स्टेलकेटाइट्स है। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे जो लाइमस्टोन का पानी डिप 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 हो रहा है, तो गिर तो रहा है नीचे और वो हार्ड हो जा रहा है। तो ये बन रहे हैं आइसिकल कोन टाइप के स्ट्रक्चर, ठीक है? सीलिंग पे आपको दिखेंगे ऐसे। स्टेलगेमाइट्स वो नीचे से जो बन रहे हैं, नीचे से बन रहा है। अब आप बोलोगे मैम नीचे कैसे बन रहा है जब ऊपर बन रहा है? भाई ऊपर भी बनते जा रहे हैं सालों से, जो पानी नीचे टपकता जा रहा है तो वो भी तो उठता जाएगा। जैसे ऊपर का कोई पानी नीचे टपकेगा, तो नीचे से भी तो उसका जो है लेवल अप होगा, अप होता जाएगा, अप होता जाएगा। तो धीरे-धीरे यहाँ पे स्टेलगेमाइट्स मतलब कॉलम राइजेस केव फ्लोर्स, आप देखोगे जो यहाँ से ग्राउंड से हो रहे हैं और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो पूरा एक तरीके से आप पिलर क्रिएट कर देते हैं। केवरन्स क्या होता है? जैसे जो बड़ा-सा ही छेद हो जाता है। अब लाइमस्टोन पानी इधर-उधर जा ही रहा है, रॉक्स के अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बहते-बहते बड़ा-सा ही छेद कर देता है, बड़ा-सा ही गड्ढा कर देता है। जैसे आप बोरा केव्स देखोगे आंध्र प्रदेश, है ना? मेघालय की केव्स देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये आपका पूरा जो है कैसे लाइमस्टोन अंडरग्राउंड वाटर को डिसॉल्व करता है उसकी बात की जा रही है। क्लियर बच्चा? चलो। लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स, अब डिजास्टर्स भी तो होते हैं, है ना? लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन है, डिजास्टर जो तूफान आते हैं जैसे लैंडस्लाइड, एवलांचेस, स्लोप और डस्ट स्टॉर्म्स। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? भूस्खलन जिसे बोलते हैं। स्लोप इंस्टेबिलिटी ट्रिगर्ड बाय रेनफॉल, अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड रोड बिल्डिंग। रोड बन रही हो या डिफॉरेस्टेशन हो रहा, पेड़ों को काट दोगे, पेड़ों की रूट्स जो मिट्टी को रोक के रखती, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो रूट्स ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी कहाँ से रुकी रहेगी? मिट्टी गिर जाएगी, मिट्टी सरकने लग जाएगी, है ना? माइनिंग होगी, आप कहीं खुदाई करोगे तो एकदम से पहाड़ों पे झटका लगेगा, है ना? धीरे-धीरे उनकी मिट्टियों पे झटका लगता जाएगा, मिट्टी सरकेगी, है ना? अर्थक्वेक आएँगे, अर्थक्वेक यानी झटका, तो ऐसे में भी जो मिट्टी सरकेगी तो क्या होता है, रेनफॉल हो या जो भी हो तो पहाड़ों की स्लोप्स का सरकना, खिसकना, पूरे मिट्टी वगैरह, बड़े-बड़े पत्थर वगैरह ऐसे नीचे गिर जाना। कॉजेज़ क्या है? पेड़ों की कटाई के कारण, माइनिंग के कारण, रोड बना रहे हैं उसके कारण, अर्थक्वेक्स के कारण। मतलब यहाँ पे ज़मीन का हिलना, इन एक्टिविटीज़ के कारण, और जिसके कारण ज़मीन जो है खिसकती, सरकती है, स्लाइड होके नीचे आती है ना मिट्टी वगैरह की फॉर्म में। सो ये होता है आपका लैंडस्लाइड, पहाड़ों में आपको देखने को मिलता है। एवलांच क्या होता है? जब बर्फ, सडन स्नो, है ना? जो खूब सारी स्नो क्या होती है, सड़क के नीचे आती है। या तो स्लैब में आएगी, पूरी इकट्ठा स्नो आएगी, या पाउडर्ड फॉर्म में आएगी, या गीली स्नो आएगी, जैसी भी आए। मतलब स्नो इतनी ज़्यादा पहाड़ों पे इकट्ठा होती जाती है और एकदम से वो मेल्ट हो या कुछ भी झटका पड़े, है ना? या अर्थक्वेक है जिसका इम्पैक्ट पहाड़ पे पड़े और एकदम से हिले, तो सरकती है, और जब वो सरकती है तो क्या होता है? वो सड़क के नीचे आते हैं जिसके कारण भी काफ़ी तबाही आ जाती है ना? जिसको हम क्या बोलते हैं? एवलांचेस वगैरह बोलते हैं। देखो इस तरीके से आ रहा है, जो भी नीचे घर वगैरह होंगे सब बर्बाद हो जाएँगे। फिर बात की जाए यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जिन्हें हम ग्लोव कहते हैं।
Sudden dam failures releasing huge volume of water worsened by climate driven glacier melt. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बर्फ है, बर्फ जमी हुई है ना, धीरे धीरे बर्फ मेल्ट होगी, वो लीक्स के फॉर्म में आ जाएगी, और जो भी ग्लेशियल डिपॉजिट है वो क्या करते हैं, वो डैम जैसा क्रिएट करते हैं। अब भाई पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे हो कि आपने एक बैरियर लगाया, आपकी जो है बकेट है, बकेट में पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, ज्यादा भरेगा तो कुछ टाइम बाद पानी बाहर आ जाएगा ना, उस जगह से बाहर आ जाएगा तो वॉशरूम को गीला कर देगा, और वॉशरूम में पानी भर जाए, धीरे धीरे कोई रूम तक ना आ जाए। समझ रहे हो आप? तो वही वाली बात है। तो बैरियर जो बना है, धीरे 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 करके पानी का लेवल जो लेक से बढ़ता है, बैरियर टूट जाता है। बैरियर टूटेगा तो एकदम से बाढ़ जैसी आती, जिसी को बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जहां पे लेक एकदम से टूटता है, यहाँ पे डैम टूटता है, लेक के कारण यहाँ पे एकदम से बाढ़ आ जाती है, तो पहाड़ों पे तो नीचे के गांव वगैरह पूरे डूबने लग जाते हैं। तो सडन जो है डैम फेलियर है ना, रिलीजिंग ह्यूज वॉल्यूम वाटर, खूब सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर एकदम से रिलीज होता है, जिसके कारण जो है यहाँ पे तबाही आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उसका पानी जो है जमता जाता है, लेक्स बनते हैं, धीरे धीरे वो डैम्स के कारण रुके रहते हैं, लेकिन जब वो नेचुरल बैरियर टूटते हैं पानी का लेवल बढ़ने के कारण, तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इसे ग्लोव बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें हमारे लास्ट डस्ट स्टॉर्म की, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती, बहुत तेज हवाएं चलती, जो सूखी सूखी मिट्टियों को उठाती है ना, स्पेशली सूखे सूखे एरिड रीजन में आपको मिलेगी, है ना। ये किस कारण होती है? जैसे सूखा पड़ जाए, या ओवर ग्रेजिंग हो, या वेजिटेशन कम हो, क्योंकि मिट्टी की पकड़ ही नहीं है। मिट्टी क्या हो चुकी है? मिट्टी हल्की और ड्राई हो चुकी। जितनी मिट्टी हल्की और ड्राई रहेगी, वो हवा में उड़ेगी और बहुत ज्यादा तूफान लेकर आती है, जिसके कारण आपको विजिबिलिटी भी नहीं होती। आप जो है इसको अगर आप ब्रीथ कर लो तो आपकी नोज में, आपके जो है लंग्स में जा सकती है, जो आपको डैमेज कर सकती है आपकी हेल्थ को। ठीक है, सो आई होप आपको इस चैप्टर का बहुत ही अच्छे से सारे लैंडफॉर्म्स कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने आराम से इत्मीनान से समझाया, और हर एक चीज इंक्लूड की है जो मैं छोटे से टाइम में कर सकती हूँ। तो बेटा इसी बात पे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। मैंने इतनी मेहनत से अपने हाथों से स्लाइड बनाई है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसा लगा। और बच्चा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही और भी चैप्टर्स की वीडियोस और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। और अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, तो आप उन बैचेस को अवेल करने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड KG09 का भी यूज कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।